नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, कहते हैं इंसान इतिहास से कुछ सीखता नहीं है। हालांकि इतिहास ये कहता है कि आप उससे सीखो और जो गलतियां इतिहास में हुई हैं उसको दोबारा मत दोहराओ। लेकिन हमें लगता है कि हमें उन गलतियों को ना केवल दोहराने की आदत है, बल्कि वो सभी ब्लंडर्स, या जिसे हिमालयन ब्लंडर भी आप कह सकते हैं, जो हम आदिकाल से करते आ रहे हैं, उनको हम बार बार रिपीट करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद उसी किस्म के इनपुट्स का शायद आउटपुट इस बार अलग होगा। लेकिन प्रकृति बराबर सजा देती है। अगर आपके इनपुट्स खराब हैं, अच्छे नहीं है, तो आउटपुट भी खराब हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े एम्पायर, बड़े बड़े देश अपने उस अहंकार का शिकार हुए कि हम तो महाशक्तिशाली हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता। और समय समय ने उन्हें एक ऐसा सबक दिया कि जहां बड़े बड़े एम्पायर, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज टूट गई, बड़े बड़े देश टूट गए, लेकिन उसके बावजूद इंसानी फितरत बाज नहीं आती है उन्हीं गलतियों को दोहराने से। याद कीजिए, जर्मनी भी अपने आप को महाशक्ति समझता था, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, और सोचता था कि दुनिया को जीत सकता हूं, लेकिन उसके भी टुकड़े हो गए। इंडोनेशिया समझता था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से लेके और अंडमान निकोबार तक मेरी सीमा है और मैं टूट नहीं सकता, लेकिन तिमोर अलग हो गया और टूट कर चल गया। सूडान भी यही समझता था कि मैं टूट नहीं सकता, लेकिन दक्षिण सूडान अलग होकर चला गया। कुछ ऐसा ही गुमान युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया का भी था। कितने टुकड़े हुए पता नहीं, गिनना मुश्किल है। लेकिन जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1991 तक, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति समझता था, जिसका नाम था सोवियत संघ, और वो सोचता था कि मुझे तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन जब 1991 में टूटा तो लोग गिन नहीं पाए इसके टुकड़े कितने हुए। और मैं आपको यकीन कर रहा हूं कि मुझे भी गिनने में तकलीफ होती है कि टुकड़े कितने हैं। कुछ टुकड़ों के नाम मैं ले देता हूं: आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान। कुछ नाम गिना दिए मैंने। ये उस एम्पायर के हिस्से हैं जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति समझता था। लेकिन कहते हैं ना, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहां गिरा, एक वहां गिरा। सोवियत यूनियन बस ऐसे ही था। दरअसल सोवियत संघ की कहानी एक ही देश के अंदर कई देशों की कहानी है, जिनकी विविधता, जिनका बहुरंगीपन, जिनकी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान, उनको कई अलग देशों का रूप देती थी और उनको मिला के ये सोवियत यूनियन बनता था। लेकिन शायद वहां के हुक्मरानों ने, चाहे वो स्टालिन था, बाद में फिर क्रुश्चेव आता है, ब्रेजनेव आता है, और लास्ट में फिर गोर्बाचेव आते हैं, तो उसकी परिणति किस में होती है। कभी कभी मैं भारत को पुराने सोवियत यूनियन से इक्वेट करता हूं, क्योंकि हो सकता है यूरोप में आपको उतनी कल्चर ना मिले, लेकिन भारत के अंदर एक देश के अंदर 100 देश हैं। आप हर 15-20 कोस पे जाओगे तो भाषा में बदलाव, पानी में बदलाव, सोच में बदलाव, संस्कृति त्योहारों में बदलाव, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। जो पंजाब है वो तमिलनाडु नहीं है, जो कर्नाटक है वो बंगाल नहीं है, जो बंगाल है वो मणिपुर और मिजोरम नहीं है। एक देश के अंदर हमारे 40-50 तो मुख्य देश हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी विदर्भा अलग है, मराठवाड़ा अलग है, कोंकण अलग है, सह्याद्री वाला जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है अलग है, उत्तर महाराष्ट्र अलग है। अलग अलग विचार, अलग अलग कल्चर। इस फूलों के गुलदस्ते को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। बड़ी मुश्किल से, क्या कहते हैं कि हम तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कुछ लोग ये समझ बैठे कि भारत का कुछ हो नहीं सकता, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। हर बड़ी महाशक्ति यही समझती आई, इतिहास में हर बड़ा एम्पायर ये समझता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे टच कर दे। लेकिन कहते हैं
जो पेड़ सबसे सीधे होते हैं वही पहले कटते हैं, और ये इतिहास इस बात का साक्षी है। आज भारत उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां इतिहास में 1991 में सोवियत संघ खड़ा था। हालांकि बिल्कुल एग्जैक्ट वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन विभाजन की रेखाएं हमने इतनी खींच दी जिसकी कोई सीमा नहीं। हिंदू मुसलमानों में, हिंदू सिखों में, हिंदू ईसाइयों में, आजाद भारत के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि मणिपुर के अंदर 250 से ज्यादा एक धर्म के धर्मस्थल जलाकर राख कर दिए गए। और आज ये मामला ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उठ गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये मामला उठा, इस पर बहस हुई है। आज उन्होंने भी कहा कि 250 से ज्यादा चर्चेस जला दिए गए। मुझे लगता है कि 250 मंदिर तो पाकिस्तान के अंदर 75 सालों में नहीं जलाए गए होंगे, हमने 2 महीने में जला दिए। कोई पूछने वाला नहीं है। हमने बुनियाद रख दी है भारत के विभाजन की। एक्चुअली कोई नहीं चाहेगा कि भारत विभाजित हो, मजबूत रहे, लेकिन हर तरफ विभाजन की रेखाएं हैं। धर्म के विभाजन की रेखाएं, वही नहीं बल्कि ये दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो अलग से विभाजन की रेखाएं हैं। हम इतिहास से सीखना नहीं चाहते। अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो हमारा अंजाम वही होगा जो सोवियत संघ, जर्मनी या ना जाने कितने और एम्पायर्स का हुआ। लोग कहेंगे कि मैं ये बैड प्रोफेसी में क्यों जा रहा हूं। मैं प्रोफेसी में नहीं जा रहा हूं, मैं इस बात की कॉशन कर रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं कि हिंदुस्तान एक बहुत विविधतापूर्ण देश है। इसकी संवेदनशीलता को समझने की जरूरत है। अगर यहां पर आपने इसको काबू करने की कोशिश की एक डंडे से, जैसे सोवियत संघ ने की थी, तो हम टूट जाएंगे। कोई टुकड़ा यहां गिरेगा, कोई वहां गिरेगा। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को भी यही लगता था। 1947 में बना, 1971 में टूट गया, 2 टुकड़े हो गए उसके। जो इस देश को नहीं समझेगा वो टूट जाता है। इस विषय पर बात करने के लिए गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब से वरिष्ठ पत्रकार राजू विलियम्स साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस के फॉर्मर एडिटर डॉक्टर हरि देसाई गुजरात से, सर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वीरेंद्र सेंगर साहब उत्तराखंड से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ विश्लेषक हैं। और हमारे परम मित्र डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार मध्य प्रदेश से, सर आपका भी धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए। हरि भाई, आपके पास ही आऊंगा। पहले मैंने एक पृष्ठभूमि रखी, मैंने एक चेतावनी भी सामने रखी है। कोई अपने आप को सर्वशक्तिमान न समझे, विविधता को समझे, इसकी संवेदनशीलता को समझे, लोगों की सोच और विचार को समझे। उन्हें एक सोच, एक विचार, एक रंग, एक भाषा, एक खाना, एक लिबास, एक झंडा उसमें समेटने की कोशिश ना करे, वरना हम वही होगा जो इतिहास में हमने कई बार देखा है। डॉक्टर हरि देसाई जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। हाँ, आपने बहुत अच्छे ढंग से जो प्रस्तावना रखी है और भारत के लिए जो चिंता का विषय है, जो अभी हम लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि अनेकता में एकता वाला ये देश है, और आज ऐसी स्थिति में हम आ पड़े हैं। जैसे कि मणिपुर का तो आपने उदाहरण दिया ही है, नॉर्थ ईस्ट का एक अलग ही माहौल है, मगर जम्मू कश्मीर वाली जो बात है वो एक है। दक्षिण में भी द्रविड़ नाडु का एक माहौल बन रहा था। वो मेरे ख्याल से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सबों को साथ में, आपने गुलदस्ते वाली जो बात करी है वो बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और जैसे आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, मैं गुजरात का भी उदाहरण दे सकता हूं। गुजरात में भी, यानी गुजरात है, यानी उत्तर गुजरात है, दक्षिण गुजरात है, मध्य गुजरात है, सौराष्ट्र है, कच्छ है, हमारी विविधताएं हैं, मगर हम लोग गुजराती होने का एक गर्व महसूस कर रहे हैं, हम हिंदुस्तानी होने का एक गर्व महसूस कर रहे हैं। और वहां पर हमें यदि बांटने की कोशिश हो जाएगी कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, सिख हैं,
तो मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होंगी। और गोर्बाचोव के जमाने में जैसे 1991 में जिस प्रकार से सोवियत संघ टूटा, उसी कगार पर हम उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हो ऐसा हमें लग रहा है। दूसरी बात यह है कि हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बाहरी शक्तियां तो उसका लाभ लेना चाहेंगी, विदेशी शक्तियां तो उसका लाभ लेंगी, मगर हम उनको दोष कैसे देंगे जब हम आपस में भिड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक उठापटक जिस ढंग से जिस दौर की ओर ले जा रही है, जहां पर रिलीजन के आधार पर हमें एक दूसरे से अलग किया जा रहा है, संस्कृति के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में हम फंसे हुए हैं और राजनीतिक लाभ हेतु ये सब किया जा रहा है। यानी जैसे कि मणिपुर की घटनाएं हमें शर्मिंदगी महसूस कराती हैं कि वहां पर जिस प्रकार से मैतेई और कुकीज के बीच में, और मैतेईज में भी आपस में, यानी जो 8-9% जो मैतेई मुसलमान हैं और बाकी के हिंदू हैं, उनको भी भिड़ाने की कोशिश जिस प्रकार से की जा रही है, मेरे ख्याल से हमारे लिए हमारे जो राजनेता हैं, जो सत्ताधीश हैं, उनकी सविशेष जिम्मेदारी बनती है। और एक लफ्ज उनके मुंह से जो निकलता है उल्टा सीधा, तो उसका नुकसान देश को भुगतना होगा, देश की जनता को भुगतना होगा। और मैं साथ में ये भी जोड़ दूं, आपने जर्मनी की बात करी, आपने सोवियत रूस की बात करी, सोवियत रूस को भी कैसे बनाया गया था उसका भी एक हिस्ट्री है। यानी जबरन देशों को जोड़ा भी गया था, संस्कृतियों को जोड़ा गया था, और आर्टिफिशियली यदि जोड़ा जाता है तो वो ज्यादा दिन तक वो एक साथ नहीं रह सकते। मगर जर्मनी का जहां तक सवाल है, आपने देखा कि बर्लिन वॉल टूटी और जर्मनी एक हो गया, जैसे कि नॉर्थ यमन साउथ यमन एक हो गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में संवाद स्थापित हो गया है। और उसी प्रकार जैसे ये लोग हमेशा कहते हैं कि हम एक अखंड भारत की कल्पना करते हैं, अखंड भारत, यानी मैं तो पिछले कार्यक्रम में भी मैंने कहा था कि ये केवल बनावट की बातें करते हैं। अखंड भारत कैसे बनेगा? यानी आपने हिंदू और मुसलमान के मसलों पर आपने अलग अलग देश क्रिएट किए हैं और फिर आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे बनेगा यदि आप हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जैन उन सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये शासकों की सविशेष जिम्मेदारी है, चिंतकों की जिम्मेदारी है, हम सबों की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को अनेकता में एकता में बनाए रखें। दिनेश जी। जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं सभी अपने विद्वान